बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। एक बड़ी चौंका देने वाली और सबसे पहले इस ब्लॉग के अंदर जो मैं अहम बात आपके सामने करूंगा कि जो रीसेंट इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो एयर इंडिया का एक तैयारा ड्रीम लाइनर पिछले महीने जिसमें 242 में से 241 लोग जाँ बहक हुए थे, बहुत बड़ा जो एयर हिस्ट्री है, एयरलाइन हिस्ट्री है, उसके अंदर एक ये हादसा हुआ। इसके अंदर जो डिटेल सामने आई है वो बड़ी तबाहकुन है और उस डिटेल के अंदर जो अब चीज़ें सामने आई हैं, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें ये बात सामने आई है कि जो दो पायलट्स थे उनमें से एक पायलट की जो ऑडियो है, जो ऑडियो रिकॉर्डर होता है पूरे कॉकपिट के अंदर, वो ये कह रहा है एक पायलट दूसरे पायलट को कि ये जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है ये तुमने बंद किया है। ये किसने बंद किया है? ये क्योंकि वो खुद ब खुद बंद नहीं होता फ्यूल कट ऑफ स्विच, वो कॉकपिट के अंदर नज़र भी आ रहा होता है कि वो ऑटोमेटिकली या खुद बंद ऐसे नहीं हो सकता जब तक कोई इसे खुद बंद ना करे। और इसको जिस तरीके से किया गया है, जिस तरीके से ये हुआ, तो वो एक पायलट दूसरे से पूछ रहा है, दो पायलट्स थे उसके अंदर, वो एक पूछ रहा है कि भाई ये तुमने बंद किया है, तो दूसरे ने कहा नहीं मैंने बंद नहीं किया। लेकिन क्योंकि उसके बाद पता नहीं चला, 180 नॉट तक वो गया और फिर प्लेन उसके बाद क्रैश कर गया। अब वो फ्यूल कंट्रोल स्विचेस बेसिकली क्या होते हैं, इनके बारे में जो बताया गया है कि जी ये बेसिकली ये कंट्रोल स्विचेस होते हैं, ये इस चीज़ की तरीके इन हैंडल होते हैं ये कि बेसिकली ये रेगुलेट कर रहे होते हैं कि जो फ्यूल जा रहा होता है जो एरोप्लेन के यानी एयरक्राफ्ट के जो इंजन्स हैं उनको। अब ये बताया जा रहा है कि वो जो दो पायलट्स थे उनमें से जो एक पायलट थे उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी थी, शायद डिप्रेशन की हो। तो जो इंडिया के कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो ये अब कह रहे हैं कि इससे ये शायद लग रहा है, पहले तो बहुत सी बातें आ रही थी ना कि प्लेन ख़राब था, बुरी हालत थी, फ्लाइंग आवर्स बहुत हुए हुए थे, रिपेयर नहीं था, आवाज़ें आती थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो इंडियन एयरलाइंस के जो एक्सपर्ट्स हैं या पायलट्स हैं उनके मुताबिक ये खुदकुशी भी हो सकती है। यानी फ्यूल कट ऑफ किया गया, जब फ्यूल नहीं होगा तो जहाज़ ने तो क्रैश ही करना है, नीचे ही आना है, क्योंकि जो ऑडियो है वो हिला देने वाली है जो कि, और अभी भी उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आप सिर्फ इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये साबित होता है कि ये एक्ट ऑफ सुसाइड है, तो कितनी बड़ी ये सेटबैक है, दिल दहला देने वाली है। वो जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक है, और जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ है पायलट्स की, कि उसके ऊपर कितना बड़ा सवालिया निशान है। कि आमतौर पे पायलट्स को कहा जाता है कि जी आपने इनको सफिशेंट इनको रेस्ट टाइम मिलना चाहिए, ये एग्जॉस्ट नहीं होने चाहिए मेंटली और फिजिकली, ताकि ये अपना काम आसानी से और चाबुकदस्ती से कर सकें। लेकिन इस तरह से अगर एक पायलट का ये सिंपल ये एक हादसा हुआ और उसके अंदर अगर ये साबित हो रहा है कि वो, हर कोई ये बता रहा है कि भाई ये फ्यूल कट ऑफ जो कट ऑफ स्विचेस हैं, ये स्विच है जैसे लाइट का बटन है, तो ऐसा नहीं है कि जी वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए और उसके बगैर फ्यूल रुक नहीं सकता जहाज के अंदर। तो वो कह रहा है कि भाई ये बटन बंद कैसे हुआ, या तो हो ना कि जी बटन ऑन है लेकिन नीचे को मैल फंक्शन हुआ और फ्यूल इंजन को नहीं किया। वो एक पायलट दूसरे को कह रहा है कि ये किसने बंद किया, उसने कहा मैंने नहीं किए, और उसके दरमियान ही फिर हादसा हो जाता है और वो मेडे 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 की कॉल आ जाती है और जहाज क्रैश कर जाता है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है और ये एक मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक, मैं मेरे ज़हन में ये इसलिए एलिमेंट आया कि मैं आपसे सबसे पहले इस हवाले से बात करूँ और बाकी जो आज डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर बात की जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा हादसा है। अब बात कर लेते हैं जी जो सूरत हाल पाकिस्तान की सियासत के अंदर है। आज आपने देखा होगा बड़ी रौनक है जी, तहरीक इंसाफ का एक काफ़िला लाहौर पहुंचा है और मुख्तलिफ उसकी वीडियोज़ आ रही हैं, गंडापुर साहब सारे आ रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस का ये काफ़िला है। और जाहिर बात है ये एक उनकी सियासी मूवमेंट है, उसका एक हिस्सा है कि चलो जी एक सियासी एक्टिविटी है जो कि एक सियासी जमात को सूट करती है। और मेरा ख्याल है उसमें कोई एतराज़ भी नहीं है, आना चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी अच्छा एक बड़ी एक वेलकम मूव है तहरीक इंसाफ की जानिब से। कुछ लोगों का ख्याल है जी कि इसके अंदर कोई अहमियत नहीं है। ये एक ऐसी की कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि ख़ुद को रेलिवेंट रखा जाए, जारी बात है। लेकिन पीटीआई के लिए निकलना बाहर, और आज कम अज़ कम उन बातों की नफ़ी कुछ हद तक तो हो गई है, फिर इसमें कहा जा रहा है कि जी हम तो रैली नहीं निकाल सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। आज वो निकले
एक उन्होंने काफ़िला बनाया, लाहौर तक आए, तो उनको स्पेस प्रोवाइड की गई है, तो कोई मार धाड़ नहीं हुई, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता सेक्रेटेरिएट से, इस्लामाबाद से, कुछ कचहरी से कुछ लोगों को ज़रूर गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनका ताल्लुक क्या है उस पर उमर अयूब साहब ने ट्वीट भी किया था। लेकिन इस तरह की एक्टिविटी सियासत के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तो अच्छी है, लेकिन उनका कोई फ़ायदा एज सच को बड़ा नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि फवाद चौधरी साहब ने तो मशवरा दे दिया है वज़ीर आला पंजाब को। उन्होंने कहा है जी कि आप बिल्कुल इनको सीरियसली ना लें, क्योंकि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है वो बड़ी निकम्मी है। बाहर जो है वो इमरान खान साहब के लिए या तहरीक इंसाफ की दोबारा उसको यकजा करने के लिए या तगड़ा करने के लिए कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो प्रॉब्लमेटिक हो पंजाब हुकूमत के लिए। पंजाब हुकूमत ने आज कोई डंडा सोटा, कुछ शायद सच कोई खबर नहीं आई कि जी कोई डंडा सोटा चल रहा है, कुछ हो रहा है या किसी को रोका गया है। गंडापुर साहब आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। वो काफ़िला पहुँच गया है। शेख वकास अकरम साहब भी बार वो GT रोड से ही मेनली ये काफ़िला आया है, और शेख वकास अकरम साहब अपने ट्विटर हैंडल से उसे शेयर करते रहे हैं। अच्छी बात है, एक बड़ी अच्छी सियासी एक्टिविटी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे सियासी तौर पर फ़ायदा होगा इमरान खान साहब को या तहरीक इंसाफ को? इस हद तक तो ज़रूर है कि चलें ठीक है, एक सियासी एक्टिविटी होगी, लेकिन बस ये यहीं तक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और इससे ज़्यादा कोई स्पेस भी नहीं है जो जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तकिया कर सके, या कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत बड़ा है, जो इतना बड़ा है कि वो निज़ाम के लिए दर्द-ए-सर बन जाएगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। एक और जो आमिर इलियास राना साहब की खबर है जी, जो आज दीगर सहाफ़ियों ने भी दी, लेकिन वो है 190 मिलियन पाउंड के सज़ा हो गई इमरान खान साहब को। लेकिन कुछ लोग क्योंकि एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब हैं वो यहाँ नहीं है, तो जो उन्हें कहा जा रहा है शहजाद अकबर साहब को कि वो उनका जी बड़ा मरकज़ी किरदार साबित हुआ है 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर। अब वो एक बड़ी लंबी तफसीली खबर है राना साहब की भी, और उसके अंदर उन्होंने काफ़ी डिटेल्स दी हैं। मैं आपको सिर्फ चंद बातें बड़े क्लियरली बता दूं। जो शहजाद अकबर साहब थे, शहजाद अकबर साहब इमरान खान साहब के साथ उनका ताल्लुक, शहजाद अकबर साहब उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थे। शहजाद अकबर साहब को ओरिजिनली बहुत से लोगों का प्लान था कि एडवोकेट जनरल भी बनाया जाए इस्लामाबाद का। अभी वो गवर्नमेंट में के पास नहीं थे, और इवेंचुअली शायद ये था कि इनको जज बनाया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। ये बाजवा साहब की जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट थी, उनका ये प्रोग्राम था। लेकिन फिर शहजाद अकबर साहब, इमरान खान साहब के साथ उनकी कुर्बत बढ़ी, उनका ताल्लुक बढ़ा। शहजाद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने अपने साथ रख लिया, और वो बताया गया जी कि बस ये शहजाद अकबर साहब जितनी लूटी हुई दौलत है उसको बाहर से लेकर आएंगे। एसेट रिकवरी यूनिट बन गया, आनिया जानिया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। शहजाद अकबर साहब इमरान खान साहब की कैबिनेट के अंदर ताकतवर तरीन लोगों में शामिल थे, या अगर मैं ये कहूँ वो ताकतवर तरीन शख्स थे। वो इसलिए कि ऐसे ही समझें कि वो उस वक्त के मोहसिन नकवी साहब थे, कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनका एक ताल्लुक था, फैज़ हमीद साहब के साथ। और जो इंटरेस्टिंग बात है, वो इमरान खान साहब के कमरे से एक आधा कमरा छोड़कर उनका कमरा था, बहुत इन्फ्लुएंस एंजॉय करते थे। मतलब वो या अपने कमरे में बैठते थे, या आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, उनके कमरे में बैठे रहते थे, और बड़ा उनका इमरान खान साहब तक डायरेक्ट एक्सेस थी। शहजाद अकबर साहब के ऊपर इमरान खान साहब ने उनसे बड़ी उम्मीदें लगा रखी थी कि ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। जो 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर शहजाद अकबर साहब का किरदार है, वो सेंट्रल इसलिए है कि शहजाद अकबर साहब उस पूरे मामले को देखने के लिए काफ़ी लंबा अरसा बीच में इंग्लैंड भी रहे, और सारे मामलात को देखते रहे करीब से, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और उन्होंने बड़ा असिस्ट भी किया उस वक्त जो मलिक राज साहब ने उनको। शहजाद अकबर साहब के ऊपर बहुत से इल्ज़ामात भी लगते रहे, लोग लगाते रहे। लेकिन एक चीज़ जो लोग हमेशा भूल जाते हैं, देखिए शहजाद अकबर साहब क्या ये खुद अपने तय कर सकते थे कि उन्होंने कहा होगा इमरान खान साहब को, नहीं जी खान साहब आप अपना हुकूमत चलाएं, मैं जा रहा हूँ बाहर 2 महीने इंग्लैंड, मैंने एक मामला हैंडल करना है। नहीं, जो शहजाद अकबर साहब करते थे वो इमरान खान साहब की अप्रूवल से करते थे, बल्कि इमरान खान साहब उन्हें कहते थे कि ये करना है। सो आज हम जब ये कह रहे हैं कि जी शहजाद अकबर साहब खबर आ गई जी, लंबा उन्होंने वो जी उन पे जिम्मेदारी है, वो सेंट्रल किरदार थे, उन्होंने वो कैबिनेट के अंदर वो डीड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी लेकर आए, सब कुछ किया। सेंट्रल रोल बेशक शहजाद अकबर साहब का है, लेकिन उनको करना वाला, चलाने वाले कौन थे? वो जनाब इमरान खान थे। इमरान खान साहब थे जिनके हुक्म पर शहजाद अकबर साहब ये तमाम हुक्म और ये बजा लाते थे,
और उनकी बात माना करते थे। जो भी वो जो एक ऑडियो थी जो गालिबन मैंने पहले भी बताया मलिक साहब और उनकी साहबजादी के दरमियान थी, जो वो बुशरा गोगी को रेफ़र कर रहे हैं और जिक्र हो रहा है विद रेफरेंस उस वक्त की खातून अव्वल मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा का, वो जो सारा ट्रांजैक्शन थी वो हीरे शहजाद अकबर साहब नहीं ले रहे थे, वो खान साहब की अहलिया को जा रहे थे, वो फरा गोगी साहिबा वसूल कर रही थी। शहजाद अकबर साहब तो एक मोहरे थे ना, उनको खान साहब इस्तेमाल कर रहे थे बिकॉज ही हैड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो। वो अकाउंटेबिलिटी के एडवाइज़र थे, पहले SAPM बने, फिर एडवाइज़र बन गए, फिर इंटीरियर के मामलात भी उनके पास आ गए और वो बड़े तगड़े थे उन मामलात के अंदर। और बाद में जो इंटीरियर मिनिस्टर्स हैं वो बड़े उनसे शहजाद अकबर साहब से बड़े जेलस भी रहते थे कि यार हमारे इनके पास वो एक्सेस है जो किसी और के पास नहीं। तो ये बेशक शहजाद अकबर साहब का इसके अंदर एक सेंट्रल रूल है, लेकिन सब कुछ खान साहब की मर्ज़ी से हो रहा था। तो ये कोई नहीं कह सकता कि इमरान खान साहब का क्या ताल्लुक था, इमरान खान साहब ने क्या किया। हाँ, शहजाद अकबर साहब ने जब ज़मीन गर्म होते हुए देखी तो वो चुप करके यहाँ से निकल गए, और मेरे ख्याल में वो उनके लिहाज से ठीक फैसला था कि वो यहाँ से निकल गए। और हम में से बहुत से लोग जो उन्हें जानते थे, हमें ये पता था कि जिस पेस पर शहजाद अकबर साहब जा रहे थे, जो मामलात चल रहे थे, इवेंचुअली उन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाना था, क्योंकि पाकिस्तान में वो रह नहीं सकते थे। ही वुड हैव बीन बिहाइंड बार्स बाय नाउ। और उनसे बहुत कुछ उन्होंने बहुत सी मसाइल भी देखे, फिर उनकी फैमिली ने, सब ने, सारा कुछ हुआ, बट शहजाद अकबर साहब रिमेन्ड आउट ऑफ पाकिस्तान। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जी, वो ये है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर जेल के अंदर सख्तियाँ हैं, बहुत से लोगों ने कहा ना जी, वो जी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, अलीना शिगरी साहब है, उनको कहा जी आप जाके पता करें, आप लोग, ये मिथ है, ऐसा नहीं है, सब कुछ है। मैं आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, बहुत ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ, खान साहब के साथ बहुत से मसले रहे हैं। सो कोई अगर ये नहीं कह सकता कि जी खान साहब के जी उनको तो कोई मसला ही नहीं है जी, उनको तो सारी सहूलतें मिली हैं। नो, उनकी बत्ती भी बंद होती रही है, उनको खाने के मसाइल भी हुए हैं, उनकी किताबों के इशूज़ भी हुए हैं, बहुत से इशूज़ हुए हैं और आज भी होते हैं। सो नोबडी कैन टर्न अराउंड एंड से कि जी नहीं उनके कोई नहीं। मैं तो फैक्ट्स रिपोर्ट करने हैं ना भाई, किसी को अच्छे लगें या बुरे लगें, लेकिन मैं जो हकीकत है वो मैं बयान कर रहा हूँ कि खान साहब के मसाइल हैं, मुलाकातों के भी मसाइल हैं, किताबों के भी मसाइल हैं, बिजली के भी मसाइल हैं। अब आप देख लें, रोटी टुक्कर के भी बीच में मसाइल हैं। शुरू में खान साहब को बहुत लेवरेज भी मिला है, बहुत स्पेस भी मिली है, लेकिन फिर उनका जो काम है उसमें उनको टाइट भी किया गया, उनको मसाइल का सामना भी वो बेशुमार हुए हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जी जेल में आम लोगों से ज़्यादा सख्ती इमरान खान साहब पे इसलिए क्योंकि वो जेल में बैठकर हुकूमत के खिलाफ साज़ें करते हैं। अगर इमरान खान जेल में बैठकर तहरीक चलाने का ऐलान करेंगे तो हम भी उनके लिए जेल मज़ीद तंग कर देंगे। सो वो कहते हैं ना ऐसे को तैसा, वो वाला बात है ना कि भाई अगर खान साहब कोई एक्ट ऑफ सैबोटाज कंस्पायर करेंगे, बताएंगे, तो फिर हुकूमत भी डंडा लेके चढ़ जाएगी कि जी बस इनको और तंग करो, इनको और टाइट करो, इनको ये करो, इनको वो करो। इसीलिए खान साहब की फिर मुलाकातें नहीं होती ना खान साहब की, क्योंकि जो हुकूमत है वो कहती थी हम अगर खुली छूट देते हैं, जाके मिलना शुरू कर दें, तो खान साहब तो एक हुकूमत के मुताबिक, हुकूमती लोगों के मुताबिक, खान साहब तो माफिया की तरह पार्टी रन करते हैं। फिर वो एक स्टेटमेंट इशू, वो सारी चीज़ें करते हैं, फिर उनकी हमशीरा बाहर निकलती हैं, वो सोशल मीडिया को बताती हैं, वहाँ से फिर जो उनके हिमायती यूट्यूबर्स हैं उनको उन तक पहुँचती है, जैसे मेरे भाई मंसूर अली खान कहते हैं लौंडे लपाड़े, उनको पहुँचती है, और फिर वो शुरू हो जाते हैं। कुछ के पास, जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती बगोड़ों के पास, वो इधर उधर से ले लू के तो उस पर चबले मारना शुरू कर देते हैं। सो फिर वो शुरली दर शुरली, चवल दर चवल, मतलब वो एक चीज़ एक्सपैंड हो जाती है एंड ऑब्वियसली वो बहुत जगह, बहुत हलकों में फैल जाती है। सो ये हुकूमत के टैक्टिक्स होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ राना सनाउल्लाह साहब से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ये कर रहे हैं नोइंगली कि आपके साथ, लोगों के साथ जेलों में हुआ, यानी आप भी वही दोहरा रहे हैं, आप भी वही दोहरा रहे हैं ना जो आपके साथ होता रहा। सो फिर आप इमरान खान साहब को भी एक मौका दे रहे हैं, यानी कि जब वो कभी अगर इक़्तिदार में आए तो वो फिर दोबारा आप लोगों को जेलों में डालें और वो भी वही करें। तो फिर अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं विशियस साइकिल, ये यूं चलता रहता है। इसके अंदर कोई कुछ तब्दील नहीं हो सकता, कोई कुछ बदल नहीं सकता, और ये ऐसे ही रहता है और ऐसे ही आगे चलता है। जो सूरत हाल है, जो सब कुछ है, ये एक इसके अंदर चीज़ मौजूद है जी। अच्छा जी, एक चीज़ जो बड़ी तबाहकुन है और जो शायद इस बात को इंडोर्स करती है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम एक आज़ाद मुल्क में बहसीत मुसलमान सांस ले रहे हैं। बीजेपी की जो मुस्लिम कुछ इंसानियत सोच पॉलिसियाँ हैं, वाशिंगटन पोस्ट के जो इसमें कुछ चश्मकुशा और हौलनाक इंकशाफात के हवाले से एक रिपोर्ट आई है,
वॉशिंगटन पोस्ट की 11 जुलाई 2025 की रिपोर्ट ने बीजेपी हुकूमत के गैर कानूनी और इंसानियत सोच पॉलिसियों को बेनकाब किया है। भारत में बीजेपी की मुस्लिम कुश इंसानियत सोच पॉलिसियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट के जो इंकशाफात सामने आए हैं, मुसलमानों पर जो ज़बर ज़्यादती और सारी चीज़ें हैं वो बड़े डिटेल में उस रिपोर्ट के अंदर शाया की गई हैं। जो एक किस्म का आप ये समझें कि टाइप ऑफ आप के एथनिक क्लींजिंग होती है ना, वही टाइम काम शुरू किया गया है। और रिपोर्ट के जो अहम निकात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और बीजेपी की क़यादत में भारतीय रियासत की तरफ से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जारी रियासती जबर, नस्ल परस्ती और गैर इंसानी सलूक को आलमी सतह पर बेनकाब किया गया है। रिपोर्ट में इन तमाम वहशियत कंडों का इंकशाफ किया गया है जो भारत में मुसलमानों को एक साजिश के तहत बेवतन करने और जिस्मानी और नफ्सियाती तशद्दुद का निशाना बनाने के लिए इख्तियार किए जा रहे हैं। मज़हब के नाम पर नफ़रत का निशाना, ठीक है जी। और भारत में मुसलमान बरादरी के खुलेआम जो दरअंदाज करार देकर निशाना बनाया जा रहा है। और ये ज़बान मजहबी जो मामलात हैं उनको देखने के लिए। अब ये जिस तरह की रिपोर्ट के सामने आई, इसमें एक दो बातें ना बड़ी क्लियर आपको आ जाती है। वो बात बड़ी खूबसूरत है। अभी पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था, वहाँ जो मुसलमान हैं उनको अपनी ना ऑल ओवर अगेन अपनी लॉयल्टी साबित करनी पड़ जाती है अपनी स्टेट के साथ। और उनको मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को गालियां देकर उनको लगता है ये कि वो जो अवैसी साहब हैं उधर उनको शौक़ पड़ जाता है कि वो पाकिस्तानियों को गालियां दें। जावेद अख्तर जैसे लोगों को पाकिस्तान को दोज़ख कहना पड़ सकता है। तो भैया नहीं, आप अपने जो जिस दोज़ख में आप रह रहे हैं आप उधर ही रहिए, क्योंकि आपको अपनी जो लॉयल्टी साबित करने के लिए आपको पाकिस्तान को तो गाली देनी पड़ती है। लेकिन इससे आपको कम से कम एक बात, अब ये और पता नहीं कितने वाक़यात ऐसे हुए हैं, उसमें स्टेट टेररिज्म है, स्टेट जो करती है, तकालीफ देती है। अगर कोई ये कहे जी कि वो बॉलीवुड के अंदर नहीं है कि जी बॉलीवुड के अंदर जी दिखा दिया कि नहीं जी मुसलमान वहाँ बड़े अच्छे तरीके से रहते हैं, उनको कोई मसाइल नहीं। मुसलमानों को मसाइल हैं। शायद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर नहीं होते होंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर नहीं होते होंगे, लेकिन जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर मसाइल हैं, वहाँ पर जहाँ पर वो में जो लाइमलाइट में नहीं है इलाके, वहाँ पर मुसलमानों को भी वहाँ पर बेशुमार मसाइल हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी जैसी, जहाँ फैशिस्ट मोदी जैसे लोग मौजूद हों, उन्होंने क्या करना है? उन्होंने उस रियासत का उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है और उसके जो ताकत है उसको गलत इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, जो एक और सेटबैक है भारत को, वो ये है जी कि ब्राज़ील ने भारत के तैयार करदा ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले आकाश मिसाइल सिस्टम की ख़रीदारी के लिए जारी मुज़ाकरात को रोक दिया है और इसकी बजाय एक यूरोपीय मिसाइल निज़ाम को तरजीह देने का फ़ैसला किया जिसकी रेंज ज़्यादा और टेक्नोलॉजी जदीद है। इकनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, अब इकनॉमिक टाइम वो है जो ज़ाहिर बात है वो बड़ा इंडियन नवाज़ है और उसके अंदर से फिर वो निकलती हैं चीज़ें, तो फिर उनके ऊपर भगोड़े बैठ के पूरे पूरे व्लॉग कर देते हैं। लेकिन उसी इकनॉमिक टाइम्स के अंदर ये सब कुछ आया है, जिससे भारत को एक सेटबैक है। एक इंटरेस्टिंग मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि वो बड़े अजीत दोवल ना अभी एक दो दिन पहले ये तकरीर किसी जगह कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक गिलास भी नहीं टूटा हमारा, तो यानी वो बड़ी वो दुनिया ये कह रही है ना, जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो ये कहते हैं, जो ऑब्जर्वर्स हैं, कि छोड़ें पाकिस्तान ने क्या कहा है इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, इंडिया भारत का पाकिस्तान का जो हुआ है, या जो इंडिया कह रहा है उसने क्या कहा, दुनिया कैसे देख रही है। दुनिया पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एज अ मेजर प्लेयर कंसिडर कर रही है। अब बहुत से मामलात के अंदर दुनिया ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मिलिट्री माइट देखी है और दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तान ने कितने तगड़े तरीके से मिलिटरीली और डिप्लोमेटिकली ये जीत हासिल की है। सो आपके लिए, मेरे लिए, हम जहाँ जहाँ भी आप हैं पाकिस्तानी हैं, आपके लिए फ़ख्र का मकाम है। ये जनाब इस वक्त का व्लॉग है। कल सुबह इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।